आमतौर पर जब हड्डी टूटती है ना तो एक्सरे में बिल्कुल साफ दिख जाती है। डॉक्टर बस उंगली रखकर कहता है कि देखिए दिक्कत यहाँ है। बिल्कुल। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो जब पिछले 20 साल से पूरी दुनिया एक ही ऐतिहासिक घटना का एक्सरे देख रही हो और सबको अलग अलग बीमारी दिखाई दे रही हो। ये तो बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। है ना? एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और मानवाधिकार संगठन है जिन्हें साफ साफ एक सुनियोजित नरसंहार दिखता है, और वहीं दूसरी तरफ देश की सर्वोच्च अदालत है जिसे सालों की जांच के बाद भी साजिश का कोई सबूत नहीं मिलता। असल में ये एक ऐसा जंजाल है जहां तथ्य, राजनीति और लोगों की भावनाएं मतलब इस कदर आपस में उलझ गए हैं कि सच और झूठ को अलग करना लगभग नामुमकिन सा लगता है। एकदम सही कह रहे हैं आप। और आज इस गहराई से की जाने वाली चर्चा में हम इसी उलझन को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो भी इसी टकराव को दिखाते हैं। एक तरफ हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी की वो हजारों पन्नों की रिपोर्ट, और दूसरी तरफ ह्यूमन राइट्स वॉच की ग्राउंड रिपोर्ट, तहलका का वो मशहूर स्टिंग ऑपरेशन, और हाल ही में आई वो काफी विवादित बीबीसी डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन भी है। बिल्कुल। और देखिए, इन सारे दस्तावेजों को खंगालने का हमारा मकसद कोई राजनीतिक बहस छेड़ना बिल्कुल नहीं है। हाँ, वो हमारा काम नहीं है। सही बात है। हमारा फोकस सिर्फ इस बात पर है कि कैसे एक तरफ तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर मोदी द किलर का एक बेहद आक्रामक अंतर्राष्ट्रीय नैरेटिव बन गया, जो कि बहुत तेजी से फैला था। हाँ, और दूसरी तरफ कैसे भारत की जो सर्वोच्च जांच एजेंसियां हैं उन्होंने हर एक आरोप को कानूनी कसौटी पर कसा और फिर उन्हें पूरी तरह से दोषमुक्त कर दिया, जिसे हम आम भाषा में क्लीन चिट कहते हैं। तो इस पूरी कहानी के एकदम जड़ तक पहुंचने के लिए ना हमें 27 फरवरी 2002 की उस सुबह में जाना होगा जिसने सच कहूं तो आधुनिक भारत के इतिहास में सबसे गहरा जख्म दिया है। वो साबरमती एक्सप्रेस वाली घटना। हाँ, वही। गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस के S6 कोच को एक हिंसक भीड़ ने आग के हवाले कर दिया था। वो ट्रेन असल में अयोध्या से लौट रही थी और उसमें हिंदू तीर्थ यात्री और कार सेवक सवार थे। बाप रे। और इस भीषण आग में 58 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी, जिनमें 25 महिलाएं और 15 बच्चे भी शामिल थे। स्रोतों में जो उस दिन का विवरण दर्ज है ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। मतलब ये घटना महज कोई आम दंगा नहीं थी। बिल्कुल नहीं। ये तो वो चिंगारी थी जिसने पूरे गुजरात को एक भयानक सांप्रदायिक आग में झोंक दिया। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक इसके बाद जो हिंसा भड़की उसमें 1044 लोग मारे गए, हाँ। जिनमें 790 मुस्लिम और 254 हिंदू थे। हालांकि जो स्वतंत्र जांच रिपोर्ट्स हैं जैसे कंसर्न्ड सिटीजन्स ट्रिब्यूनल, वो तो ये आंकड़ा 2000 से भी ऊपर बताती है। और गोधरा कांड के ठीक अगले दिन 28 फरवरी को विश्व हिंदू परिषद ने राज्यव्यापी बंद बुला लिया। अच्छा। और बस यहीं से हिंसा का वो भयानक स्वरूप सामने आया जिसे कई विश्लेषकों और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स ने एक पोग्रोम यानी सुनियोजित हिंसा कहा है। हमारे दस्तावेजों में अहमदाबाद के 2 इलाकों का जिक्र तो बार बार आता है। हाँ, नरोदा पाटिया और गुलबर्ग सोसाइटी, है ना? एकदम सही। गुलबर्ग सोसाइटी का मामला तो सुप्रीम कोर्ट तक एक बहुत बड़ी कानूनी लड़ाई का केंद्र भी रहा है। पूर्व सांसद एहसान जाफरी की हत्या यहीं हुई थी। दस्तावेज बताते हैं कि हिंसक भीड़ ने पूरी सोसाइटी को घेर लिया था और एहसान जाफरी ने पुलिस और प्रशासन के कई बड़े अधिकारियों को फोन करके मदद भी मांगी थी। हाँ, लगातार गुहार लगा रहे थे वो, लेकिन कोई मदद समय पे नहीं पहुंची और अंततः भीड़ ने सोसाइटी में आग लगा दी और एहसान जाफरी सहित 69 लोगों की जान चली गई। बहुत खौफनाक था वो। और इसी तरह नरोदा पाटिया में भी एक ही दिन में 97 लोग मारे गए, जो इस पूरे दंगे का सबसे भयानक जनसंहार माना जाता है। बिल्कुल। अगर हम इसे थोड़ा जमीन पर उतरकर सोचे ना, तो गोधरा कांड ऐसा था जैसे किसी ने एक जलती हुई तीली एकदम सूखे जंगल में फेंक दी हो। हाँ, आग तो लगनी ही थी। वही ना। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि जब आग तेजी से शहर दर शहर फैलने लगी तो क्या फायर ब्रिगेड ने अपना काम किया या उन्हें आग बुझाने से ही रोक दिया गया? और इसी एक सवाल ने ना इस पूरी त्रासदी को महज एक कानून व्यवस्था की नाकामी से हटाकर राज्य प्रायोजित हिंसा के गंभीर आरोपों की तरफ मोड़ दिया। आलोचकों ने अपना सीधा निशाना तत्कालीन राज्य सरकार और मुख्यमंत्री पर साधा। ह्यूमन राइट्स वॉच की 2002 की रिपोर्ट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आपको पता है उस रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? क्या था? उसका नाम ही था वी हैव नो ऑर्डर्स टू सेव यू। अरे बाप रे। मतलब हमारे पास तुम्हें बचाने के आदेश नहीं है। हाँ। ये तो बहुत ही डरावना बयान है अगर कोई पुलिस अधिकारी किसी नागरिक से ऐसा कह रहा हो। रिपोर्ट का तो यही दावा है कि कई जगहों पर जब अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने पुलिस से सुरक्षा मांगी तो उन्हें कथित तौर पर यही जवाब मिला था। रिपोर्ट में सीधा आरोप लगाया गया कि पुलिस बल वहां बस मूक दर्शक बना रहा और कुछ मामलों में तो हमलावरों के साथ उनकी मिलीभगत भी थी। और मुझे लगता है इसी नैरेटिव को सबसे ज्यादा हवा दी तहलका मैगजीन के ऑपरेशन कलंक ने। अरे हाँ, वो स्टिंग ऑपरेशन। हाँ, मैंने उसके बारे में पढ़ा है। उसमें लोग छिपे हुए कैमरे के सामने बकायदा हंसते हुए हत्याओं का जिक्र कर रहे थे। वो असल में तहलका के रिपोर्टर आशीष खेतान थे। उन्होंने एक हिंदुत्व समर्थक लेखक बनकर बाबू बजरंगी और सुरेश रिचर्ड जैसे मुख्य आरोपियों से बातचीत रिकॉर्ड कर ली। अच्छा। और फुटेज में ये लोग खुलेआम डिंगे हाँक रहे थे कि कैसे उन्होंने बर्बर हत्याएं की, और सबसे संगीन आरोप तो ये लगाया कि उन्हें राज्य सरकार और सीधे मुख्यमंत्री का आशीर्वाद मिला हुआ था। सच में? कैमरे पर ऐसा कहा उन्होंने? हाँ,
बाबू बजरंगी ने तो यहां तक दावा कर दिया कि मुख्यमंत्री ने उन्हें हिंसा के बाद नरोदा पाटिया आकर धन्यवाद भी दिया था। और एक दूसरे नेता ने कैमरे पर कहा कि उन्हें हिंसा के लिए 3 दिन की खुली छूट मिली हुई थी। बाप रे। और देखिए, ये सब महज हमारे घरेलू मीडिया तक ही सीमित नहीं रहा। बिल्कुल नहीं। हमारे स्टैक में वो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन के दस्तावेज भी हैं। उसमें तो ब्रिटिश सरकार की एक अघोषित खुफिया रिपोर्ट का जिक्र है। हाँ, उसी रिपोर्ट ने तो इस पूरे मुद्दे को वैश्विक मंच पर ला खड़ा किया था। उस कूटनीतिक रिपोर्ट में बहुत ही सख्त भाषा का इस्तेमाल किया गया था, जिसे वैसे कभी सार्वजनिक नहीं किया गया था, लेकिन उसमें हिंसा को एथनिक क्लेंजिंग के लक्षणों वाला बताया गया। एथनिक क्लींजिंग, बहुत बड़ा शब्द है ये। हाँ, और सीधा दावा किया गया कि नरेंद्र मोदी इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार थे। डॉक्यूमेंट्री में तो पूर्व ब्रिटिश विदेश मंत्री जैक स्ट्रॉ कैमरे पर ये कहते नजर आते हैं कि मोदी पर पुलिस को पीछे हटने के गंभीर आरोप थे। तो अब देखिए, एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय अधिकार संगठन है, एक ब्रिटिश खुफिया रिपोर्ट है, और सबसे बढ़कर खुफिया कैमरे पर हत्यारों के खुद के कबूलनामे। बिल्कुल, इन सबको मिलाकर ही वो मोदी द किलर का नैरेटिव गढ़ा गया, जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक तूफान खड़ा कर दिया था। अगर कोई भी इंसान सिर्फ इन दस्तावेजों को देखेगा ना, तो उसे लगेगा कि मामला बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। एकदम साफ। ऊपरी तौर पर देखने में ऐसा ही लगता है, लेकिन जो हमारी कानूनी न्याय व्यवस्था है, वो अखबारों की हेडलाइंस या किसी स्टिंग ऑपरेशंस के वीडियो पर तो फैसला नहीं सुनाती। नहीं, उनका काम करने का तरीका अलग है। वही तो, जब इन सभी संगीन दावों की भारत की न्यायिक व्यवस्था और उसकी जांच एजेंसियों के सामने परीक्षा हुई, तो तस्वीर के कुछ ऐसे पन्ने खुले जो कैमरे पर दिखाई देने वाले इस नैरेटिव से बिल्कुल ही उलट थे। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। तो मैं यही सोच रही थी कि अगर इतने सारे लोग चीख चीख कर आरोप लगा रहे थे, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को परखा कैसे? क्योंकि जाहिर है, देश की सर्वोच्च अदालत महज कुछ रिपोर्ट्स को बिना जांचे तो अंतिम सत्य नहीं मान लेगी। बिल्कुल नहीं मानेगी। और इसी निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2008 में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT का गठन किया था। अच्छा, ये राघवन कमेटी थी ना? हाँ, CBI के पूर्व निदेशक RK राघवन को इसका प्रमुख बनाया गया था। SIT का मुख्य काम जकिया जाफरी की उस शिकायत की जांच करना था, जिसमें उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री और 63 अन्य वरिष्ठ अधिकारियों पर एक बड़ी आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया था। लार्ज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। हाँ। और सालों की गहन जांच के बाद SIT ने 2012 में जो क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की ना, उसने तो पूरे देश को चौंका दिया था। एकदम। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई मुकदमा चलाने योग्य सबूत यानी प्रोसिक्यूटेबल एविडेंस मिला ही नहीं। अब यहाँ मुझे एक मिनट रोकिए जी। अगर कोई आदमी खुफिया कैमरे पर खुद मान रहा है कि उसने हत्याएं की और उसे ऊपर से छूट मिली थी, तो कोई भी जांच एजेंसी उसे ऐसे ही कैसे खारिज कर सकती है? क्या वो वीडियो सबूत नहीं होता? देखिए, कानूनी नजरिए से अगर समझें तो खुफिया कैमरे का वीडियो एक सुराख तो हो सकता है, लेकिन वो अपने आप में कोई अचूक सबूत नहीं होता। अच्छा। हाँ, SIT ने सिर्फ तहलका के वीडियो देखकर नतीजे नहीं निकाल लिए। उन्होंने उन दावों को तकनीकी और आधिकारिक रिकॉर्ड से क्रॉस रेफरेंस किया। मतलब उन्हें जमीनी तथ्यों से मिलाया। बिल्कुल। मिसाल के तौर पर अभी हमने चर्चा की थी ना कि बाबू बजरंगी ने स्टिंग में दावा किया था कि मुख्यमंत्री मोदी हिंसा के बाद नरोदा पाटिया आए और उसे शाबाशी दी। हाँ, उसमें कैमरे पे कहा था ये। तो SIT ने इस दावे को काटा कैसे? क्या उन्होंने बस मुख्यमंत्री के बयान पर भरोसा कर लिया कि वो नहीं गए थे? नहीं, इसके पीछे पूरी फोरेंसिक और डेटा आधारित जांच थी। SIT ने मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लॉग बुक, उनके मूवमेंट के रिकॉर्ड्स और पुलिस कंट्रोल रूम के वायरलेस मैसेजेस की बहुत बारीकी से जांच की। और जांच में ये सामने आया कि उस दिन मोदी नरोदा पाटिया गए ही नहीं थे। अरे हाँ, जो सेल टावर लोकेशंस थे और आधिकारिक लॉग्स थे, उन्होंने बाबू बजरंगी के दावे की पूरी तरह से धज्जियां उड़ा दी। कानूनी भाषा में इसे एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कहते हैं, जो जमीनी तथ्यों से बिल्कुल मेल नहीं खा रहा था। तो मतलब वो झूठ बोल रहा था? SIT ने यही निष्कर्ष निकाला कि स्टिंग में बैठे लोग महज शेखी बघार रहे थे, मतलब बूस्टिंग कर रहे थे, ताकि वो खुद को अपने समुदाय में बहुत बड़ा और ताकतवर दिखा सकें। ओह, तो मतलब कैमरे पर जो भी कहा गया, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों ने उसे पूरी तरह से झुठला दिया। बिल्कुल। और वो जो संजीव भट्ट वाला मामला था, जी, स्रोतों में उनका नाम भी बहुत प्रमुखता से आता है। हाँ, वो तो बहुत चर्चा में रहा था। वो IPS अधिकारी जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर दावा किया था कि वो 27 फरवरी की रात मुख्यमंत्री की उस उच्च स्तरीय बैठक में मौजूद थे। हाँ, जहां मोदी ने कथित तौर पर वो बात कही थी कि हिंदुओं को अपना गुस्सा निकालने दो। सही कहा। संजीव भट्ट का ये दावा इस पूरे नैरेटिव का सबसे बड़ा स्तंभ बन गया था, क्योंकि भाई वो पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी थे। बिल्कुल, एक IPS अधिकारी का बयान तो बहुत मायने रखता है। लेकिन SIT ने उनके दावे की भी एकदम वैज्ञानिक और तथ्यात्मक चीरफाड़ कर दी। SIT ने उस बैठक में मौजूद सभी अन्य वरिष्ठ अधिकारियों, जैसे तत्कालीन मुख्य सचिव और DGP, उनके बयान दर्ज किए। और आपको पता है, किसी ने भी भट्ट की उस मीटिंग में मौजूदगी की पुष्टि नहीं की। तो क्या कोर्ट ने सिर्फ बाकी अधिकारियों के बयानों के आधार पर ही ये मान लिया कि संजीव भट्ट वहां नहीं थे? नहीं, इसके पीछे फिर से ठोस तकनीकी जांच थी। SIT ने संजीव भट्ट के सेलफोन का कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी CDR और टावर लोकेशन निकाला। अच्छा, तो टावर लोकेशन से क्या पता चला? डेटा से एकदम साफ हो गया कि जब वो अहम बैठक चल रही थी ना,
तब संजीव भट्ट गांधीनगर में मुख्यमंत्री के आवास पर थे ही नहीं, वो तो अहमदाबाद में थे। बाप रे। और उनके अपने आधिकारिक पुलिस लॉग से भी ये साबित हो गया कि उनका दावा पूरी तरह से झूठा था। तो ये तो साफ साबित हो गया कि जो गवाह सबसे बड़ा खुलासा करने का दावा कर रहे थे वो दरअसल घटनास्थल पर थे ही नहीं। बिल्कुल। लेकिन राजू रामचंद्रन, जो इस मामले में एमिकस क्यूरी यानी कोर्ट की सहायता कर रहे थे, उनका नजरिया एसआईटी से थोड़ा अलग था ना? हाँ, उनकी राय थोड़ी अलग थी। राजू रामचंद्रन का मानना था कि संजीव भट्ट के बयानों को महज जांच एजेंसी की रिपोर्ट के आधार पर सीधे खारिज नहीं करना चाहिए। तो वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि कोर्ट में ट्रायल के दौरान क्रॉस एग्जामिनेशन यानी जिरह के जरिए इसे परखा जाना चाहिए। उनका तर्क था कि अदालत को खुद गवाह की विश्वसनीयता तय करने का मौका मिलना चाहिए। समझ रही हूँ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने एसआईटी की तकनीकी जांच और उन सबूतों को ज्यादा वजन दिया। जाहिर है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और बाकी सभी गवाहों के बयान ये चीख कर कह रहे हों कि वो व्यक्ति वहां था ही नहीं, तो सिर्फ उसके बयान के आधार पर राज्य के मुख्यमंत्री पर मुकदमा चलाना कानूनी रूप से टिक ही नहीं सकता था। सही बात है। तो क्या इसका मतलब यह है कि एसआईटी ने यह मान लिया था कि पुलिस और प्रशासन की तरफ से कोई गलती हुई ही नहीं थी और सब कुछ एकदम सही था? नहीं, ये समझना बहुत जरूरी है। एसआईटी ने किसी भी तरह से प्रशासनिक खामियों पर पर्दा नहीं डाला था। अच्छा। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से माना गया कि पुलिस और प्रशासन की तरफ से भारी लापरवाही हुई थी। कुछ जमीनी अधिकारियों ने अपना कर्तव्य निभाने में कोताही बरती थी। और रिपोर्ट ने तो तत्कालीन मुख्यमंत्री के उस टीवी इंटरव्यू का भी जिक्र किया जहां उन्होंने गोधरा कांड के बाद हर क्रिया की प्रतिक्रिया यानी एक्शन रिएक्शन वाली बात कही थी। हाँ, वो बयान काफी विवादों में रहा था। बिल्कुल। एसआईटी ने माना कि ऐसे बयान या वरिष्ठ मंत्रियों का पुलिस कंट्रोल रूम में मौजूद होना विवादास्पद था। लेकिन देखिए, प्रशासनिक लापरवाही होना या किसी नेता का कोई विवादास्पद बयान देना और एक सोची समझी बड़ी आपराधिक साजिश रचना, इन दोनों बातों में कानूनी रूप से तो जमीन आसमान का अंतर है। ठीक, यही बात सुप्रीम कोर्ट और एसआईटी ने भी कही। कानून की अदालत में आपको यह साबित करना होता है कि राज्य के मुखिया ने जानबूझकर योजनाबद्ध तरीके से मशीनरी को हिंसा भड़काने का निर्देश दिया था, जो कि साबित नहीं हो सका। हाँ, एसआईटी को पूरे राज्य के वायरलेस लॉग्स, इंटेलिजेंस इनपुट्स या किसी भी सरकारी संचार में एक भी ऐसा दस्तावेज या ऑडियो नहीं मिला जो ये साबित करे कि ऊपर से पुलिस को एक्शन न लेने के कोई आदेश दिए गए थे। और इसके अलावा गुजरात सरकार द्वारा 2002 में ही जो नानावती मेहता आयोग नियुक्त किया गया था ना, हाँ, जिसे कई बार एक्सटेंशन भी मिला था। बिल्कुल, 24 बार एक्सटेंशन मिला था उसे। उसने भी 2014 में अपनी अंतिम रिपोर्ट में यही निष्कर्ष दिया कि यह हिंसा गोधरा कांड के बाद का स्वाभाविक आक्रोश था, कोई पूर्व नियोजित साजिश नहीं। तो अगर एसआईटी ने इतनी साफ और वैज्ञानिक जांच के बाद अपनी रिपोर्ट दे दी थी और नानावती आयोग ने भी सब साफ कर दिया था, तो मामला तो वहीं खत्म हो जाना चाहिए था ना। लेकिन ज़किया जाफरी की याचिका ने इस बहस को फिर से हवा दे दी। और यहीं पर कानूनी लड़ाई और नैरेटिव की लड़ाई के बीच का अंतर समझ आता है। ज़किया जाफरी ने एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने एक विरोध याचिका मतलब प्रोटेस्ट पिटीशन दायर कर दी। जब वो याचिका मजिस्ट्रेट कोर्ट से खारिज हुई तो मामला हाई कोर्ट गया और अंततः सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गया। मतलब ये कानूनी प्रक्रिया 1 दशक से भी ज्यादा समय तक खिंचती रही। हाँ, और इसी चीज ने मीडिया में इस पूरे मुद्दे को लगातार जिंदा रखा। और फिर 2022 में जाके सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम और ऐतिहासिक फैसला सुनाया। और मैंने उस जजमेंट के नोट्स पढ़े हैं। अदालत की भाषा सामान्य से बहुत ज्यादा सख्त थी। बहुत सख्त थी। ये ऐसा नहीं था कि कोर्ट ने सिर्फ याचिका खारिज करके बात खत्म कर दी हो। नहीं, 24 जून 2022 को सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने ज़किया जाफरी की याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया। अदालत ने एसआईटी की जांच पर मुहर लगाते हुए कहा कि उन्होंने भारी दबाव के बावजूद अथक मेहनत की है। इंडिफैटिगेबल वर्क है ना। बिल्कुल। कोर्ट ने एकदम स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था का विफल होना एक बात है, लेकिन इसे एक सोची समझी आपराधिक साजिश साबित करना बिल्कुल अलग बात है, जिसके कोई सबूत मौजूद ही नहीं है। लेकिन उस फैसले में जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा झकझोरा वो थी अदालत की कुछ गवाहों और एक्टिविस्ट्स के प्रति जो टिप्पणी थी। हाँ, वो बहुत बड़ी बात थी। सुप्रीम कोर्ट जैसे सर्वोच्च संस्थान से ऐसे शब्दों का आना सच में कोई छोटी बात नहीं है। अदालत ने साफ कहा कि राज्य के कुछ असंतुष्ट अधिकारियों और तीस्ता सीतलवाड़ जैसी एक्टिविस्ट्स ने झूठे खुलासे किए, दस्तावेज गढ़े और न्यायिक प्रक्रिया का जानबूझकर दुरुपयोग किया ताकि इस मामले को और मुख्यमंत्री पर लगे आरोपों को जिंदा रखा जा सके। बिल्कुल। अदालत ने तो यहां तक कह दिया है कि जिन लोगों ने ऐसा किया है उन्हें कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। बर्तन को उबलता रखा। सच में ये बहुत ही शक्तिशाली और हैरान करने वाला बयान है। मतलब अदालत सीधे सीधे ये कह रही है कि कुछ लोगों ने जानबूझकर पीड़ितों की भावनाओं और कानूनी व्यवस्था का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। और इसके नतीजे भी तो तुरंत दिखने को मिले थे। हाँ, फैसले के महज कुछ दिनों के भीतर ही गुजरात एटीएस ने सबूत गढ़ने, फर्जी गवाह तैयार करने और साजिश रचने के आरोप में तीस्ता सीतलवाड़ को गिरफ्तार कर लिया। बाप रे। और पूर्व डीजीपी आरबी श्रीकुमार और खुद संजीव भट्ट को भी कानूनी शिकंजे में ले लिया गया। ये इस बात का सीधा प्रतीक था कि जिस मोदी द किलर नैरेटिव को सालों से देश विदेश में चलाया जा रहा था, उसे देश की सबसे बड़ी अदालत ने न सिर्फ खारिज किया बल्कि उसे एक दुर्भावनापूर्ण और सोची समझी साजिश करार दे दिया। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि
नैरेटिव की ये लड़ाई कोर्ट रूम में हारने के बाद भी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में थमती नहीं दिख रही है। ये तो है। 2023 में ही वो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आ गई जिसने इस पूरी बंद हो चुकी कानूनी बहस को फिर से जिंदा करने की कोशिश की। और उस पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया भी उतनी ही आक्रामक थी। हाँ, सरकार ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स का इस्तेमाल करते हुए उस डॉक्यूमेंट्री के लिंक्स को यूट्यूब और ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया। सरकार का आधिकारिक रुख यही था कि यह डॉक्यूमेंट्री कोई स्वतंत्र पत्रकारिता नहीं बल्कि एक प्रोपेगेंडा है। मतलब एक दुष्प्रचार है। हाँ, जो औपनिवेशिक मानसिकता यानी कॉलोनियल माइंडसेट से प्रेरित है और भारत की संप्रभुता तथा उसकी न्यायपालिका की अखंडता पर सीधा हमला है। जिसके कुछ ही हफ्तों बाद बीबीसी के दफ्तरों पर इनकम टैक्स के छापे भी पड़े थे, जिसे कई पश्चिमी देशों और अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता समूहों ने प्रेस की आजादी पर हमला भी करार दिया। इससे ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि कैसे एक ही घटना के दो बिल्कुल विपरीत सत्य बन गए हैं। बिल्कुल अलग अलग। एक सत्य वो है जो सेल टावर डेटा, पुलिस लॉग्स, फोरेंसिक जांच और भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका की कई परतों से गुजरकर कानूनी रूप से स्थापित हो चुका है, जिसने तत्कालीन मुख्यमंत्री और राज्य मशीनरी को हर साजिश के आरोप से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। सही। और दूसरा वो नैरेटिव है जो विदेशी डॉक्यूमेंट्रीज, अधिकार संगठनों की शुरुआती रिपोर्ट्स और कुछ एक्टिविस्ट के दावों के जरिए वैश्विक मीडिया और समाज के एक खास वर्ग में आज भी अपना वजूद बनाए हुए है। ये वाकई आधुनिक भारतीय इतिहास का सबसे जटिल और ध्रुवीकरण वाला अध्याय है। एक तरफ जहां अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर राज्य प्रायोजित हिंसा की बहसें लगातार होती रहीं, वहीं भारत की अपनी न्याय प्रणाली ने हर एक गवाह, हर एक दस्तावेज और हर एक स्टिंग ऑपरेशन की फोरेंसिक और कानूनी चीरफाड़ करके ये साबित किया कि कोई बड़ी साजिश नहीं थी। और कानूनी तौर पे अगर देखें तो एक संप्रभु और लोकतांत्रिक देश की सर्वोच्च अदालत से बड़ी कोई अथॉरिटी नहीं होती। न्याय व्यवस्था की नजर में ये मामला पूरी तरह से और हमेशा के लिए बंद हो चुका है। तत्कालीन नेतृत्व को क्लीन चिट मिल चुकी है। और बस यहीं से एक ऐसा सवाल जन्म लेता है जो शायद कानून की किताबों और अदालत के कमरों के दायरे से बाहर का है। वो क्या? सोचने वाली बात है कि जब देश की सबसे बड़ी न्यायपालिका किसी मामले को आधिकारिक तौर पर सभी सबूतों के वैज्ञानिक जांच के बाद हमेशा के लिए बंद कर देती है, लेकिन समाज का एक हिस्सा और वैश्विक मीडिया का एक धड़ा उस पर लगातार सवाल उठाता रहता है, तो आने वाले 100 सालों में इतिहास अंततः किसे सच मानेगा? बहुत गहरा सवाल है। क्या न्याय के कमरे में साबित हुआ सच और जनमानस की स्मृति में दर्ज धारणाएं कभी एक हो सकती हैं? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको खुद चिंतन करना चाहिए। आज की चर्चा में बस इतना ही।